इब्राहिम कास्कर का कुनबा मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुमका गांव का रहने वाला था। इब्राहिम का बाप डोंगरी में 4 नल पर एक छोटा सा हेयर कटिंग सैलून चलाता था, जिसे नाज हेयर कटिंग सैलून के नाम से जाना जाता था। इब्राहिम के 3 भाई थे, अहमद, महमूद और इस्माइल। ये सभी रत्नागिरी के पास खेड़ गांव में रहते थे। इब्राहिम अकेला था जिसने बंबई को अपना घर बनाया और अपना नाम कमाया। कास्कर गरीब था, लेकिन ये कांस्टेबल डोंगरी इलाके में भली भांति जाना जाता था। मुसलमान समुदाय से बहुत थोड़े से कांस्टेबल थे और उन दिनों हेड कांस्टेबल को पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। तब तक हाजी मस्तान और करीम लाला स्थापित हो चुके थे और बंदरगाह पर हुकूमत चला रहे थे। हालांकि एक इंसान था जो उनके दरबार में हमेशा घुस जाया करता था, और वह था इब्राहिम कास्कर। इससे पता चलता है कि उस इलाके में उसका कितना दबदबा और इज्जत थी। हालांकि वह मस्तान के लिए काम करता था और अपनी सेवाओं के लिए मेहनताना हासिल करता था, तब भी वे उसे अपना दोस्त मानते थे। करीम लाला के उदाहरण से प्रेरित होकर हर कोई उसे प्यार से इब्राहिम भाई कहकर पुकारने लगा था। इलाके में जब कभी कहीं कोई सामाजिक या पारिवारिक विवाद होता, चाहे वह जायदाद को लेकर भाइयों के बीच हो, मियाँ बीवी के बीच या 2 व्यापारियों के बीच, इब्राहिम भाई को हमेशा बीच बचाव करने बुलाया जाता था। उसकी दखलंदाजी के बाद ये मसले हमेशा ही सुलझ जाया करते थे। इन स्थानीय विवादों के अलावा यह व्यक्ति गरीबों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। उसकी ख्याति थी कि वह अनाथों से लेकर कंगालों और बदकिस्मत लोगों तक तमाम तरह के जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और पैसे तक बांटता है। यहाँ तक कि अगर किसी की मदद करने के लिए खुद उसके पास साधन न होते तो वह माफिया सरगनाओं से पैसे उधार लेकर उसकी मदद करता था। लेकिन अपने इलाके में इस कदर दबदबा और अधिकार रखने वाला यही इब्राहिम जब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने पड़ जाता जो सैयद मुसलमान होने का दावा करता, तो वह उसके सामने सच्ची श्रद्धा से भरकर उठ खड़ा होता था। हालांकि इस्लाम में ऊंच नीच का कोई कायदा नहीं है, तब भी सैयद मुसलमानों को सबसे ऊंचे कुल का माना जाता है, क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि वे मोहम्मद पैगंबर के वंशज हैं। सैयदों के प्रति इब्राहिम की यही गहरी श्रद्धा थी जिससे बहुत से धोखेबाजों को उसकी मजहबियत का फायदा उठाने का मौका मिल सका। सीआईडी के एक काबिल पुलिस वाले के रूप में कास्कर ने 2 दशकों से भी ज्यादा के अपने सेवाकाल में पुलिस महकमे में जबरदस्त ख्याति अर्जित कर ली थी। 60 के दशक के शुरुआती वर्षों में यूसुफ हवलदार, आदम हवलदार और इब्राहिम कास्कर ने डोंगरी में कांस्टेबलों का एक ताकतवर गुट तैयार किया था और अपराधी उनसे कांपते थे। मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह की यातनाओं के सहारे पूछताछ करने का उनका तरीका इतना कारगर था कि ठग कहा करते थे, यहाँ दीवारें भी बोलती हैं। कास्कर कोलाबा, माहिम, मालाबार हिल जैसे पुलिस स्टेशनों पर और ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर पर कांस्टेबल रहा था और 1967 के आसपास क्राइम ब्रांच में अपनी अंतिम पोस्टिंग के साथ रिटायर हुआ था। उस समय एक ही क्राइम ब्रांच हुआ करती थी जो कमिश्नर के हेडक्वार्टर में थी। काबिल लोगों से बना एक बेहतरीन दस्ता। कैसी विडंबना है कि जिस कमरे में एक समय इब्राहिम भाई को सलाम ठोका जाता था, बाद में वही कमरा उस जमाने के सबसे खतरनाक गिरोहबाज उसके खुद के बेटे के उभरने को लेकर चर्चा की पृष्ठभूमि बना। कास्कर अपनी बीवी अमीना और 2 साल के बेटे सबीर के साथ साउथ बॉम्बे के एक सुंदर कोने में स्थित टेमकर मोहल्ला में एक साधारण से 10 बाई 10 के मकान में रहता था। यही वह जगह थी जहां पर 26 दिसंबर 1955 को उसके कुख्यात दूसरे बेटे का जन्म हुआ था। बावजूद इसके कि इब्राहिम पहले ही पिता बन चुका था, दूसरे बेटे के जन्म की खबर से वह आनंद से भर उठा। जिस समय उसे यह खुशखबरी दी गई कि उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया है, वह मालाबार हिल ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करते हुए सड़कों पर तैनात था। उसने तुरंत अपने अधिकारियों से छुट्टी की दरख्वास्त की और अपनी बीवी के करीब जा पहुंचा। शिशु को देखते हुए उसने याद किया कि कुछ ही महीने पहले निराले शाह बाबा, एक पीर जिनमें सभी की गहरी श्रद्धा थी, ने भविष्यवाणी की थी कि उसके यहाँ 6 बेटे पैदा होंगे और दूसरा बेटा ताकतवर, नामचीन और रईस होगा। इब्राहिम कास्कर बहुत ही मजहबी पाक इंसान था। जब उसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए उस ताकत और दौलत के बारे में सोचा जिसकी भविष्यवाणी नबी ने की थी, तो उसे बच्चे के लिए दाऊद से बेहतर और कोई नाम नहीं सूझा। और इस तरह कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के दूसरे बेटे को दाऊद इब्राहिम कास्कर नाम दिया गया। पवित्र कुरान और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट दोनों में ही दाऊद या डेविड का जिक्र खुदा के बेहद मुकद्दस और ताकतवर पैगंबर के रूप में किया गया है। दाऊद वह बादशाह भी था जिसने जानवरों और परिंदों समेत खुदा की बनाई समूची कायनात पर हुकूमत की थी। मुस्लिम जनश्रुति के मुताबिक दाऊद इतना ताकतवर था कि उसने हाथ की छुअन मात्र से लोहे की छड़ को मोड़ दिया था। बाइबल के दाऊद की आवाज भी बहुत मीठी थी, ऐसी कि जब वह स्तोत्र गाता था तो उसके मधुर स्वर से सम्मोहित होकर परिंदे तक उसे सुनने के लिए ठहर जाते थे।
जब इब्राहिम ने अपने बेटे का नाम दाऊद रखा तो उसने उम्मीद की थी कि उसका बेटा उस रुतबे, नेकनामी और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, और इस सबसे ज्यादा मुनासिब नाम का जादुई असर बच्चे पर रंग लाएगा। पेशावर का पठान करीम लाला कसकर कुनबे के बाहर का पहला शख्स था जिसने दाऊद के जन्म की खबर सुनी थी। बल्कि कहा जाता है कि कसकर की हैसियत ऐसी नहीं थी कि वह वलीमा दे सकता, इसलिए करीम लाला ने अपने जिगरी दोस्त इब्राहिम भाई की एक शानदार दावत दी थी। किस्मत से उस दावत में कोई भविष्यद्रष्टा शामिल नहीं हुआ था, नहीं तो उसने करीम लाला को चेतावनी दी होती कि वह अपने दोस्त के बेटे के जन्म का ऐसा उदार जश्न मनाने की बजाय अपने भावी भस्मासुर के जन्म का शोक मनाए। इब्राहिम उन पुराने ख्यालों में यकीन रखता था जिनके मुताबिक बच्चे अल्लाह की नेमत माने जाते हैं। इस तरह इब्राहिम का कुनबा तेज रफ्तार से बढ़ता चला गया। दाऊद के बाद अमीना ने 5 और बेटों को जन्म दिया, अनीस, नूरा, इकबाल, मुस्तकीम और हुमायूं। उनकी 4 बेटियां भी हुई, जैतून, हसीना, फरहाना और मुमताज। इनकी बड़ी बहन थी सईदा। एक छोटी सी तनख्वाह के सहारे 12 बच्चों का पालन पोषण करना जिंदा बने रहने का संघर्ष ही था। उस वक्त के किस्से बताते हैं कि किस तरह कसकर बच्चे ज्यादातर वक्त भूखे रहते थे। सुबह के खाने के बाद, जिसमें चाय और डबल रोटी, जिसे बन पाव कहा जाता था, का एक टुकड़ा भर होता था, अगला खाना देर रात को ही मिलता था। उसके ज्यादातर समय परिवार के पास पूरे दिन खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन जिस तरह के मजबूर हालातों में उन्हें रहना पड़ रहा था, बावजूद इब्राहिम बच्चों को बेहतर तालीम दिलाना चाहता था। उसने दाऊद को नागपाड़ा के अंग्रेजी माध्यम के एक जाने माने स्कूल, अहमद सेला हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। वहीं उसके भाइयों को नगरपालिका के स्कूलों में और बहनों को उर्दू माध्यम के स्कूलों में पढ़ने भेजा गया। इब्राहिम ने इस बात का भी ख्याल रखा कि उसका दूसरा बेटा, जिसे आगे चलकर बड़े काम करने थे, पढ़ाई लिखाई से इतर गतिविधियों में भी शामिल हो। उसका नाम RSP रोड सेफ्टी पेट्रोल के दल में लिखा दिया गया, जहां उसे यातायात से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। 6वीं कक्षा तक सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चलता रहा और दाऊद ने अपने जलवे नहीं दिखाए। लेकिन एक दिन इब्राहिम और उसके कुछ साथी पुलिसकर्मी अपनी नौकरियां खो बैठे। ये संकट कैसे टूट पड़ा, ये बात कभी साफ नहीं हो सकी, लेकिन ज्यादातर लोगों का शक था कि उन पर यह प्रहार इसलिए किया गया था कि ये पुलिसकर्मी 1966 के किसी नामचीन हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में नाकामयाब रहे थे। इब्राहिम को उसके सहकर्मियों के साथ निलंबित कर दिया गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। परिवार जैसे भूखमरी की कगार पर आ गया। तालीम अब दूर की चीज लगने लगी। अगर दाऊद की तालीम जारी रह सकी होती तो हो सकता है उसकी जिंदगी ने कोई दूसरा ही मोड़ लिया होता। लेकिन परिवार की बिगड़ती हुई माली हालत ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस तरह दाऊद 10 बरस का हुआ था जब उसने औपचारिक तालीम को अलविदा कह दिया। कसकर एक शख्स जो इस घटनाक्रम से बहुत विचलित था, वह था इब्राहिम कसकर, वरिष्ठ अधिकारी ACP दस्तगीर बुरहान मलगी। उसने जोर दिया था कि दाऊद की तालीम किसी भी कीमत पर जारी रहनी चाहिए, लेकिन इब्राहिम के पास कोई रास्ता नहीं था। 1966 की गर्मियों के समय से दाऊद एक सुखी लड़का था। अब उसे स्कूल जाने, पढ़ने या होमवर्क पूरा करने की जरूरत नहीं थी। उसे उस RSP ट्रेनिंग से भी गुजरने की जरूरत नहीं थी जिसमें उसके बाप ने उसे लगा रखा था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके पास वक्त ही वक्त था जिसमें वह जो चाहे कर सकता था, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ आसपास भटकते हुए। इस लड़के ने डोंगरी और जेजे इलाके के आवारा बच्चों के साथ अपना वक्त बिताना शुरू कर दिया, जो उसके माँ बाप को और भी चिंता में डालने वाली बात थी। और कभी वह जेजे अस्पताल की विशाल चौहद्दी के भीतर जिसकी पाया जाता, जहां वह क्रिकेट खेलता था। उसे ये खेल बहुत पसंद था। सरपरस्ती वह बाद के दिनों में तब भी करता था जब वह कानून की नजरों से छुपकर रहता था। उसके भटकने की एक और जगह थी जेजे स्क्वायर, जहां वह दूसरे मुसलमान बच्चों के साथ खेलता था। इस दौरान इब्राहिम एक नए तरह के काम में व्यस्त था। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह तरह तरह के काम करने लगा था। उसे बाशु दादा के लिए कुछ खास तरह के कामों की मुहिम पर भी जाना पड़ता था। फाइलें लेकर कस्टम विभाग के बाबुओं और बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों के चक्कर लगाने जैसे टुच्चे कामों तक के लिए। लेकिन वह ईमानदार बना रहा और रहीम जैसे लोगों के पेश किए गए प्रलोभनों और बहकावों के बावजूद वह अपराध की दुनिया के लालच का शिकार नहीं हुआ। लेकिन अपने बेटों को, खास तौर से सबीर और दाऊद को, वो काबू में नहीं रख सका। जल्द ही दाऊद के परिवार को टेमकर मोहल्ले वाला अपना घर छोड़ना पड़ा और थोड़ी ही दूर पर पखमोडिया स्ट्रीट के मुसाफिर खाने में जाकर रहना पड़ा। अभी कसकर वहां पर ठीक से टिक भी नहीं पाए थे कि दाऊद ने इलाके के एक स्थानीय गुंडे के रूप में वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। बोहरा समुदाय ठगों के उभरते हुए गिरोह की गतिविधियों के आकर्षण का केंद्र था। मुसाफिर खाना दाऊद के उभरते हुए गिरोह का अघोषित अड्डा बन गया।
माँ बाप द्वारा दी गई सारी मजहबी सीखों और तालीम के बावजूद दाऊद का रुझान अपराध और ताकत की तरफ था और उस पर ढेर सारा पैसा हासिल करने की भूख सवार थी। अभी वो ठीक से किशोरावस्था में भी नहीं पहुंचा था जब उसने टुच्चे किस्म की चोरियां करने, चेन छीनने, लोगों के साथ मारपीट करने, जेब काटने और दुकानदारों से पैसे ऐंठने जैसे सड़क छाप जुर्म शुरू कर दिए थे। दाऊद महज 14 साल का था जब उसने अपना पहला गुनाह किया था। उसने सड़क पर खड़े होकर रुपए गिनते एक आदमी से पैसे छीने और भाग खड़ा हुआ। घटना के शिकार व्यक्ति ने किसी तरह इब्राहिम का पता लगाया और उससे शिकायत की। बौखलाए हुए इब्राहिम ने अपने बेटे को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। इससे दाऊद और उसके छुटभैये कुछ दिनों के लिए ठंडे पड़ गए, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। लड़का जल्द ही अपने गलत रास्ते पर लौट पड़ा। दाऊद के आतंक, दबदबे और आपराधिक प्रवृत्ति से इलाके के लोग जल्द ही वाकिफ हो गए। जब भी उसका बाप उसके गुनाहों के बारे में सुनता, वो दोहरी शर्मिंदगी और गुस्से से भर उठता, एक पुलिसकर्मी होने के नाते भी और एक बाप होने के नाते भी। लेकिन इब्राहिम, जिसे क्राइम ब्रांच में भेज दिया गया था, अपने कामों और इस नई तैनाती में इस कदर डूबा रहता था कि अपने उपद्रवी बेटे को काबू करने और उसकी निगरानी करने का वक्त उसके पास नहीं था। जब वह काम पर नहीं भी होता था तो सामुदायिक कार्यों के अंतहीन सिलसिलों में उलझा रहता था। लेकिन जब कभी भी वह दाऊद के कुकर्मों के बारे में सुनता तो वह उसे कोसने से नहीं चूकता था। उन मौकों की तो गिनती ही नहीं है जब उसने दाऊद को पीट पीट कर घायल कर दिया हो। दाऊद अपने पिता की बहुत कद्र करता था और उनसे थोड़ा सा डरता भी। फिर भी वह अपनी माँ के अलावा और किसी की भी नहीं सुनता था। ऐसे लंबे लंबे दौर आते थे जब बाप और बेटे के बीच बोलचाल बंद रहती थी, इब्राहिम की तरफ से इसलिए कि उसे लगता था कि दाऊद उसके नाम पर एक है और दाऊद अपनी खींचाई किए जाने की वजह से तना रहता था। लेकिन इस दौरान उसकी माँ उसे उस तरह कभी नहीं कोसती थी जिस तरह कोसता था। बजाय इसके वह उसके प्रति दोस्ताना रवैया बनाए रखती थी, इसलिए दोनों के बीच अनबोले की नौबत कभी नहीं आती थी। लेकिन जहां तक गुंडागर्दी का सवाल था, उस मामले में वह अपनी माँ की भी नहीं सुनता था। बेटा, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देखो, तुम्हारे अब्बा पुलिस में हैं और तुम्हारी इन हरकतों से उनकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। वह उसे प्यार से डांटती हुई कहती, और उभरता हुआ डॉन हर बार उनकी बात देखूंगा माँ कहकर उड़ा देता। दाऊद जो था वह होने से खुद को नहीं रोक सकता था। उसे उस ताकत से प्यार था जो लोगों को आतंकित करने से आती थी और वह जैसे भी हो ढेर सारी दौलत हासिल करना चाहता था। हालांकि वह गरीब था और उसके पास आर्थिक साधनों का अभाव था, तब भी वह अपने भाइयों को अच्छे कपड़ों और अपनी बहनों तथा माँ को जेवरों से लदा हुआ देखना चाहता था। ये दाऊद था जो जरूरत पड़ने पर चीजों को अपने नियंत्रण में लेकर घर के खर्चों के बारे में फैसले लिया करता था। अमीना अपनी शिकायतें हमेशा दाऊद के लिए सुरक्षित रखती और जो कहना होता उसी से कहती, क्योंकि वह जानती थी कि बाकी सब उसी के पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ तक कि सबीर भी, जो दाऊद से बड़ा था, खुद को उससे नीचे रखने में ही संतुष्ट रहता था। एक दिन अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बनने जा रहे इस लड़के का बचपन कंगाली से भरा था। इसी में शायद उसके लालच और क्रूरता की कुंजी छुपी हुई है। दाऊद के पास खाली समय की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जैसा कि होना तय था, अब तक उसकी मुलाकात स्थानीय स्तर के गुंडों से हो चुकी थी। उसने इलाहाबादी और कश्मीरी गिरोहों की ताकत के बारे में सुन रखा था, लेकिन जिस एक गिरोह का वह कायल था और जिसका वह हिस्सा बनना चाहता था, वह था पठान गिरोह। इस बीच बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान रत्नागिरी से, खासतौर से दाऊद के गांव मुमका से आकर बंबई में बस गए थे। वे सब के सब डोंगरी के आसपास आकर बस गए। इब्राहिम इन भटकते हुए कोंकणी मुसलमानों की धुरी बन गया था जो 60 के दशक के आखिरी और 70 के दशक के शुरुआती दौर में बंबई आए थे। कोंकणी लड़कों की एक छोटी सी मंडली सबीर और उसके भाइयों के साथ शामिल हो गई। अली अब्दुल्ला अंतुले, जो बाद में अली भाई कहलाने लगा था, शहर में नए नए आए इन्हीं लड़कों में से एक था। 70 के दशक के शुरू होते ही किशोर उम्र का वाउद लड़कों के उस छोटे से गिरोह का मुखिया बन चुका था, जिसमें उसके भाई सबीर और अनीस, चचेरा भाई अली और अयूब तथा रशीद जैसे अन्य लड़के शामिल थे। बोहरा एक संपन्न समुदाय था जिनके कारोबार पारसी जंक्शन तक फैले हुए थे। वे ग्लास हाउस, रेस्टोरेंट तथा यात्रा और पर्यटन व्यवसाय में लेकर नागपाड़ा के क्लियर रोड, अग्रीपाड़ा के कुछ हिस्सों और मुसाफिरखाना शामिल थे और वे इलाके के ज्यादातर लोगों के मुकाबले में खुशहाल थे। अमन पसंद होने के नाते वे तकरार और खुले आम लड़ाई झगड़ों से दूर रहते थे। जब दाऊद या उसके लड़के उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते तो वे तमाशा खड़ा करने या उससे भी बदतर शारीरिक नुकसान का जोखिम उठाने की बजाय पैसे देना पसंद करते। इस तरह दाऊद की गुस्ताखी बेलगाम बढ़ती गई। कुछ समय बाद पैसे ऐंठने के लिए उसे खुद जाने की जरूरत नहीं रही। अभियानों के लिए बाहुबल मुहैया कराते हुए उसके लिए ये काम उसके गिरोह के सदस्य करने लगे।
सारे लड़के, कभी 3 या 4 एकदम अलग अलग लड़कों का दल और कभी 10 से ज्यादा का गिरोह उसे अपने सरगना के रूप में देखने लगे और इसी का यह अतिरिक्त लाभ हुआ कि ख्वाहिशमंद लड़कों की एक ऐसी मंडली तैयार हुई जो सीधे उसके मातहत और उसके हुक्म पर काम करती थी। इस तरह 1972-73 तक दाऊद पैसे ऐंठने के काम में शामिल रहा। दाऊद हमेशा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहता था और एक नौजवान लड़के के रूप में भी उसकी हैसियत इससे अलग नहीं थी। देखते ही देखते गिरोह ने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उन्होंने मोहट्टा मार्केट में एक दुकान खोल ली जहां वे इंपोर्टेड घड़ियां बेचने लगे। 1 या 2 लड़के संभावित शिकार की तलाश में दुकान से बाहर की सड़कों पर निकल जाते। आखिर जब वे ऐसे किसी शिकार को आता हुआ देखते तो वे धीरे से उसके पास सरक आते और उसको केस में रखी कोई घड़ी दिखाते हुए कहते, राडो घड़ी 200 में, अंदर आ जाओ, बात करेंगे। ऐसा कहकर वे शिकार को फुसलाते हुए दुकान के अंदर ले जाते। आदमी एक बार अंदर हुआ तो वे उससे मोल भाव करने देते और 1200-1500 रुपए में सौदा तय हो जाता। वे घड़ी को पैक करने अंदर ले जाते और उसकी जगह पर पत्थर पैक कर ले आते। इसे वे 5000 का माल, पलटी मारना कहते थे। बाहर निकलते हुए वे आदमी से कहते, ये लेकर जाओ, इधर मत खोलना, कोई देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आदमी अनजाने में उसे लेकर चला जाता। दुकान से थोड़ा दूर जाने के बाद वह डिब्बा खोलता और तब उसे ठगी का पता चलता। अगर वह दुकान पर लौटता तो लड़के मासूमियत के साथ हर चीज से इनकार कर देते। ये ठगी का एक गुस्ताखी भरा और सोचा विचारा खेल था और दाऊद इसमें कामयाब रहा। कभी कभार कोई बिरला पारसी पिधौनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज देता और अगर पुलिस उनकी तलाश में आती तो वे कई दिनों और कभी कभी कई महीनों के लिए चुपचाप अपने गांव भाग जाते। ये छोटी छोटी तिकड़में दाऊद और बाकी गिरोह के लिए आत्मविश्वास विकसित करने वाली कवायदें साबित हुई और उन्हें धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर यकीन होने लगा कि वे शहर में कुछ भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी मुंबई अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज भी देखें। थैंक यू।